हेलो एवरीवन, प्रीलिम्स सुपरचार्ज वीडियो सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर देखा जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन है। पढ़ाई के दौरान एक बड़ी समस्या आती है जब हम बड़े बड़े वीडियोस को देखना शुरू करते हैं तो एकाग्रता की कमी, या हम ज़्यादा लंबे समय के यहाँ पर एक टाइम टेबल बना लेते हैं जिसमें 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे सोचते हैं कि लगातार बैठ कर पढ़ लें, तो वहाँ पर ये संभव नहीं हो पाता है। कई बार यहाँ पर ध्यान भंग होता है या पढ़ते तो रहते हैं लेकिन वो याद नहीं हो पाता है। ये एक बड़ी समस्या है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप एकाग्रता को बनाए कैसे रखें, ये भी यहाँ पर एक मुद्दा रहता है कि हम ज़्यादा लंबे समय तक लगातार बैठकर कैसे पढ़ पाएं। देखा जाए इस मुद्दे को लेकर, देखिए जब हम समस्या ये होती है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ने के लिए यहाँ पर देखिए ज़रूरी नहीं है। हमें क्या है, पढ़ाई हम क्यों करते हैं? पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमें रिजल्ट आना चाहिए, इनपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार जो भटकाव होता है वो भटकाव होता है आसपास की चीज़ों से। एकाग्रता की कमी होती है कई बार विषय की समझ को लेकर के, या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ने के कारण जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तब भी ऐसा होता है। और इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, पढ़ाई करते समय हमें यहाँ पर छोटा छोटा ब्रेक लेना। ये ब्रेक जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप इसी वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो की लेंथ जो हो सकती है 1.5 घंटे हो सकती है, 2 घंटे हो सकती है। एग्जैक्टली अभी मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने पे जाके खत्म होने वाला है, लेकिन जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा वीडियो कितनी लंबी है, ठीक है। अब आपके लिए ये टास्क हो सकता है। टास्क क्या है कि क्या आप कितने एकाग्र होकर पढ़ते हैं, आप इस वीडियो को कितनी देर देख पा रहे हैं, आपको इससे पता चल जाएगा। आपको और कुछ नहीं करने हैं, अपने आप को चेक करने के लिए आप क्या करें, इसी वीडियो को आप देखिए लगातार मैं कितनी देर बिना यहां पर अपना ध्यान भटकाए हुए लगातार देख सकता हूं, और उससे एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने लंबे समय तक लगातार पढ़ सकते हैं। 20 मिनट हो सकता है, 30 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, या पूरा वीडियो भी देख लेते हैं। उससे आपको अपनी स्ट्रेटजी भी अपनानी है। स्ट्रेटजी कैसे कहने का मतलब है, यानी कि जब आप पढ़ने बैठें, इस वीडियो के इतर आप देखें, आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, अपने स्तर पर भी देखा जाए तो रिवीजन कर रहे होंगे, तो वहां भी जितने टाइम पीरियड तक का देखते हैं, यानी कि 20 मिनट का है, 20-20 मिनट लगातार एक यहाँ पर लगा लो, एक टाइम टेबल लगा लो या एक अलार्म सेट कर लो, 20 मिनट आप पढ़ाई करो। 20 मिनट अगर आपका ध्यान भंग हो रहा है, सिर्फ 20 मिनट पढ़ो, क्योंकि वो 20 मिनट में आप उतना स्कोर कर सकते हो, उतना याद कर सकते हो, उतनी पढ़ाई कर सकते हो जो आपको वहां से नंबर गेन करा सकता है। 2 घंटे पढ़ के आपको नंबर शायद ना मिल रहे हो, लेकिन 20-20 मिनट के जो आपको एकाग्र होकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। इसलिए आप अलार्म सेट करिए, 20 मिनट के बाद थोड़ा सा आप टहल लो, थोड़ा घूम लो, थोड़ा 5 मिनट का एक ब्रेक लो, वापस आके बैठ जाओ, फिर से 20 मिनट का पढ़ो। और इस तरीके से हो सकता है आप 20-20 मिनट के यहाँ पर अगर 10 सेट भी लगा लेते हैं, 10 बार अगर आप ऐसा बैठ जाते हैं, तो आपके लिए पर्याप्त आपकी पढ़ाई हो जा रही होगी। ना कि यहाँ पर आप 4 घंटे लगातार जितना बैठ के पढ़ोगे, हो सकता है उस 20-20 मिनट के यहाँ पे आपको 5-6 सेट आप लगा लें, 10 सेट लगा लें, वो आपको रिजल्ट दे जाए जो आपको 4 घंटे ना दे जाए। तो आई होप यहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या यहाँ पर कन्वे करने जा रहा हूँ। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे आज एकाग्रता को लेकर कि हम कैसे यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा स्कोरिंग बना सकते हैं और पढ़ाई में एकाग्रता कितनी ज़रूरी है। चलिए आज पढ़ते हैं यहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास को। देखिए, आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास में अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग नंबर है वो इसी टॉपिक से होता है, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को इस पढ़ाने से पहले आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। इस विषय को जितने आप अच्छे से पढ़ेंगे, जितने आप इसके पॉइंट्स को याद रखें, जितने आपको इसको तथ्य याद रहेंगे, उतना ही आप यहाँ पर परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, खासकर प्रीलिम्स की परीक्षा में। इसलिए हम यहाँ पर दोनों ही टॉपिक्स में 2 तरह की चीज़ें मालूम होती हैं। एक तो भारतीय हम संदर्भ में यहाँ पे आधुनिक भारत को पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो मुद्दा इसमें जुड़ता है, वो दोनों ही पहलू यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम पूरे ही टॉपिक को एक करके यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के अपने इस सीरीज में हमारा पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर जब हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि मुगलों का पतन होना, यूरोपीय कंपनियों का आगमन होना, और धीरे धीरे किस तरीके से यूरोपियों का भारत में साम्राज्य विस्तार होता है, और भारत जो होता है वो धीरे धीरे टुकड़ों में राजवंशों का यहाँ पर छोटे छोटे स्थितियों में विभाजन, और उसके बाद एक एक करके यहाँ पर किस तरीके से फाइनली अंग्रेजों का एक साम्राज्य स्थापित हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी कब, तो यहां पर देखिए कहां स्थापित की गई है, पौंडीचेरी में। इसी तरह भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था, तो यहां पे देखिए पीटर मुंडी जो हैं वो पुर्तगाल के नहीं हैं।
यहाँ पर अगर देखिए जो पौंडीचेरी या कह सकते हैं जो प्रथम पुर्तगाली आए थे, अर्थात प्रथम यूरोपीय, हो सकता है क्वेश्चन में आपको पूछा जाए प्रथम यूरोपीय कौन आए थे, पुर्तगाली आए हैं। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि यूरोपियों का क्रम क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक एक करके देखते हैं, चलते हैं। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला जो किला बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ बनाया था, तो पुर्तगालियों का पहला किला भारत में कोचीन में है। इसी तरह सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, ठीक है। तो कहां पे था, आगरा में। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी है, हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में यहां पे स्वागत किया, उनका नाम था जमोरी। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया वो कौन थे, पुर्तगाली। भारत के पुर्तगाली शक्ति या वास्तविक संस्थापक, यहां पर पुर्तगालियों का जो कह सकते हैं भारत में वास्तविक संस्थापक कौन हुआ करता था, अल्बुकर्क। भारत में मुद्रणालय, जहां पे हम कहते हैं टकसाल जिसको भी आप कह सकते हैं, लाने वाले यहां पे प्रथम यहां पर कौन से थे, यहां पर देखा है तो पुर्तगाली ही थे। इसी तरह बंगाल में डचों के द्वारा स्थापित जो कारखाना था वो कौन सा था, चिंसुरा। तो यहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं यूरोपियों के द्वारा कौन सी पहली कोठी स्थापित की गई या फैक्ट्री लगाई गई, पहला यहाँ पे कारखाना कहाँ सेट किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बनता है, इसलिए इस पहलू को जब भी आप आधुनिक भारत में पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर यूरोपीय के आगमन के संदर्भ में इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलिए देखते हैं। इसके बाद वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन सा था, शाह आलम द्वितीय। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो देखा जाए तो लुई 14वां। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन हुआ करता था, अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, वो कंपनी का यहाँ पे नाम क्या था, लीवेंट कंपनी। इसी तरह असम में सर्वप्रथम जो चाय कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो कौन सी थी, यहां पर देखा है तो 1839 में हुई। काल क्रमानुसार घटनाओं का क्रम, तो यहाँ पे घटनाएं जो इतिहास जो है घटनाओं का ही एक संकलन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रमिक जो होता है स्थिति वही आपका इतिहास है। अब यहाँ पे देखिए पंजाब का विलय होना, सिक्किम का विलय, बर्मा का विलय और झांसी का विलय जो होता है एक एक करके आपको किया गया, तो यहाँ पर इनका क्रम जो है ये ऐसे ही है। तो आप देख सकते हैं एक समय जो है बर्मा भी भारत का यहाँ पर हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा में देखा जाए जो आधिपत्य में था, तो यहां पर देखा है तो पुर्तगाली। भारत स्वतंत्र हो गया था 1947, लेकिन पुर्तगालियों से गोवा हमें यहां पर देखा जाए 1961 में मिला। इसी तरह स्वायत्त राज्यों का उदय अवध, मैसूर, पंजाब, बंगाल जैसे छोटे छोटे राज्यों और उनके विभाजन की स्थितियों को लेकर के अब यहां पर आइए देखते हैं क्या क्या यहां पर इंपॉर्टेंट पहलू है। जैसे कि राजा रणजीत सिंह, ठीक है, अदालत ए आला की स्थापना की थी कहां में, तो लाहौर में। किसने की थी, कहां की थी, यह भी ध्यान रखना है। मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, नाम है मुर्शीद कुली खां। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, लहना को। इसी तरह द्वितीय मैसूर युद्ध जो है कब समाप्त हुआ, द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मंगलौर संधि से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजयी हुआ देखा जाए तो हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहां, यहां पे देखा है तो पोलीलुर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया था कि टीपू सुल्तान एक यहां पर कट्टरपंथी था। यह किसने कहा, पीई रॉबर्ट्स ने। वो इस तथ्य का विरोध करते हैं कि टीपू सुल्तान कोई कट्टरपंथी शासक था। इसी तरह बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध किसका था यहां पर, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अब यहां पे एक कथन आया हुआ है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी यहां पर मेरी ले ली। यह कथन देखा जाए किसका है, महाराजा रणजीत सिंह। इसी तरह रणजीत सिंह के राज्य में एक सम्मिलित था कौन सा क्षेत्र, तो यहां पर देखा जाए तो श्रीनगर जो था वो रणजीत सिंह यानी कि पंजाब में यहां पर आपको सम्मिलित रहा। इसी तरह सिखों का देखा जाए तो यहां पर अधिकार क्षेत्र था। अगले देखते हैं, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ, तो देखा जाए तो दलीप सिंह थे। सिख राज्य के अंतिम शासक यहां पर
सूची 1 और 2 को यहाँ पर सुमेलित करना है। देखा जाए तो काफ़ी सारी जो संधियाँ हुई थी वो ब्रिटिशों के द्वारा, देखा जाए यूरोपियों के द्वारा आक्रमण किए गए, युद्ध लड़े गए, युद्ध लड़ने के पश्चात वो संधि कर लेते। उस संधि के तहत कुछ न कुछ हिस्सा यहाँ पर देसी रियासतों का ले लेते थे या अपनी सेना वहाँ पर रख देते थे। देखिए ऐसी कई सारी यहाँ पर संधियाँ की गई हैं। कब कब की गई? जैसे इलाहाबाद की जो संधि की गई, कब की गई? 1765 में। मैंगलोर की संधि 1784 में। सालबाई की संधि 1782 में। मद्रास की संधि 1769 में। तो यहाँ पे क्रम भी कई बार पूछा जा सकता है, तो संधियां, युद्ध, उनका क्रम, ये ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष की कहानी कैसे यहाँ पर शुरू होती है। तो मध्यकाल में हमने मराठाओं के बारे में पढ़ा था और आधुनिक काल में जब हम यहाँ पे आते हैं तो मराठाओं के साथ यहाँ पे अंग्रेजों का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे देखिए बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन जो नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन रखा गया था, किसके द्वारा? अचीमुल्ला खां के द्वारा। अब यहाँ पे फिर से है युद्ध और किस वर्ष लड़े गए, जैसे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो लड़ा गया 1750 से 54, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो लड़ा गया 1878 से 1880। बालाजी पेशवा के दत्तक पुत्र कौन थे? यहां पर देखे जाए तो नाना शाह। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। ये किसका है? किसने कहा था? तो रूस के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, तो वो कौन थे? यहां पर देखा जाए तो लॉर्ड क्लाइव। इसी तरह राजधानी मुर्शिदाबाद में मुंगेर जो स्थानांतरित की गई थी, तो देखा जाए तो मीर कासिम। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ यहां पर असंगत है। तो ये किसका कथन है? यहां पर देखा है तो जीबी मैकाले। तो यहां पर देखा है काफी सारे कथन हैं कि जो किसी न किसी संदर्भ में किसी चीज को व्याख्या करने के संदर्भ में यहां पर बोले गए हैं, इनको भी हमें यहां पर ध्यान रखना है। वह स्थान जहां प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी जो दी गई थी वो क्षेत्र था आपका मुर्शिदाबाद। अब चलिए यहां पे देखते हैं कंपनी की देसी राज्यों के प्रति यहां पर नीतियां कैसी थी। ठीक है, अब इसमें आइए एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले महाराजा दिलीप सिंह, ठीक है, ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजात पर यहां पे हस्ताक्षर कब किए? 29 मार्च 1849 को। विलय का सिद्धांत, इस विलय के सिद्धांत के तहत देखा जाए तो किन किन राज्यों को यहां पर कब कब शामिल किया गया, एक सही क्रम यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले देखा सतारा, फिर उसके बाद बघाट, फिर यहां पर उदयपुर, उसके बाद यहां पे झांसी को एक एक करके अंग्रेजों के द्वारा अपने विलय के सिद्धांत के माध्यम से लागू किया। डलहौजी से पहले हड़प नीति को लागू कर दिया गया था। कहां कहां? तो यहां पर देखिए मांडवी, कुलाबा, जालौर और सूरत में ऑलरेडी यहां पर लागू थी। इसी तरह उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो कब हुआ था? 1877 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकरों ने यहां पर देखा जाए जो राज्य उनका था यहां पर उनके द्वारा स्वीकार नहीं की गई। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से कब उतार दिया था? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का जो विलय किया था तो देखा जाए वो भी 1856 में किया था और तभी यहां पर वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था। रिंग फेंस की नीति ये किससे नाम से जुड़ा हुआ है? तो वारेन हेस्टिंग के नाम से। तो ये हमने कंपनी के संदर्भ देखा। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार संबंधी कुछ नीतियां, उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न यहां पर आपको बनते आए हैं। जैसे कि धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था। कब यहां पर? तो देख सकते हैं सन 1890 में यहां पर यह अधिनियम पारित किया गया। एक और ऐसा ही है, भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में यहां पर होती थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अब यहाँ पे देखिए कुछ कोड दिए हुए हैं, कानून हैं और वो कब पारित किए गए थे, कब लाए गए थे उनको लेकर के। जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये लाया गया 1859 में लागू हुआ। इंडियन पीनल कोड जो आईपीसी था अभी तक जो लागू था, फाइनली यहाँ पे सरकार ने कानून लाकर इसे बदला है 1860 में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी जो है 1862 में। पुलिस एक्ट 1861 में। तो ये देखिए अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे जो अब जाकर यहाँ पर बदले जा रहे हैं। इसी तरह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखिए प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दारोगा। इसी तरह
मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान दुनिया भर में प्रथम बार 1860 में यहां पर उपयोग किया जाने लगा। विलियम हर्शल ने यहां पर ये सबसे पहले किया, भारतवर्ष में सबसे पहले यहां पर किया था विलियम हर्शल ने। इसी तरह लॉर्ड मैकाले का जो संबंध है किससे है? कानूनों के संग्रह से। अगला टॉपिक, ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा है, इसको लेकर के अगर हम देखें तो यहां पे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि क्या क्या? भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो यहां पे देखिए स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया। इसी तरह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी, कौन सी थी? तो ये देखिए शोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। इसी तरह 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट यहां पे अलग से प्रस्तुत की थी? तो इसमें देखिए M.R. जयकर ने। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक यहां पे प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण बाहरी घटना कौन सी थी? रूस जापान का युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1904-05 में। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण जो नहीं था, तो ये देखिए भारत में राजनीतिक विविधता के। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। देखा जाए तो आज सब यहां पर आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जो पहले व्यक्ति थे यहां पर नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब यहां पे अगला टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और इससे जुड़े हुए तथ्यों पर नजर डालते हैं। कौन कौन सी? देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार इससे प्रश्न आते रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से समझ लें, रिवाइज कर लें। अब यहां पे देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था, कौन था? तो यहां पे देखिए कुंवर सिंह। इसी तरह घटनाओं का सही कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो यहां पे देखिए दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और पूना समझौता। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इसे किसके द्वारा कहा गया? तो यहां पर देखिए वीडी सावरकर ने यहां पे 1857 की क्रांति को भारत की पहली स्वतंत्रता लड़ाई कही। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसी तरह 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग है, जहां पर यह आके पढ़ा गया। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हुए थे, यहां पर देखा जाए तो बैरकपुर में, जहां पर यह विद्रोह किया गया था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, कमांडर इन चीफ जो थे वो तात्या टोपे थे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 की प्रारंभ हुई थी कहां से? मेरठ से यहां पर सबसे पहले यह विद्रोह शुरू हुआ था और धीरे धीरे देखा जाए तो यह भारत के अन्य हिस्सों में फैला था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का जो नेता यहां पे थे वो कौन थे? मौलवी लियाकत अली। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहां पे है? वाराणसी। इसी तरह अपने पुत्र के स्थान पे दूसरे उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए अधिकार को पुनः यहां पे स्थापित किया गया 1858 की साम्राज्य की घोषणा के माध्यम से। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना में देश का अनुपात कितना था? 1:5। 1857 के संग्राम केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो वो था आंसर है सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को हासिल किया। इसके बाद असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो यहां पे देखिए दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक जो संख्या कहां थी? आपको अवध में। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला प्रथम जो भारतीय थे वो थे सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण घटना घटी कि कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन ये जो है जेम्स आउटरम का है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था 1857 की क्रांति को। यह सैनिक विद्रोह बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत यहां पर कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन यहां पर किसके द्वारा कहा गया? तो S.N. सेन के द्वारा। तो ऐसे यहां पर देखिए 1857 की जो क्रांति है वहां पर आपको कथन जो अलग अलग क्षेत्रों में जहां विद्रोह हुए
कहाँ प्रारंभ हुआ, कहाँ सबसे पहले हुआ, बाद में हुआ, और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर नेतृत्व किसके द्वारा किया, इस तरह के क्वेश्चन आपको बने हैं। और 1857 क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इतिहास में, हमेशा लगभग देखा है तो हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जा रहा है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको निकल के ही आते हैं, तो इसको यहाँ पर जरूर रिवाइज करिए। चलिए अब यहाँ पर विद्रोहों की बात कर रहे हैं तो अगला विद्रोह पढ़ते हैं जनजातीय विद्रोह। देखिए काफी सारे जो विद्रोह हुए हैं अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में हुए हैं, और यही एग्जाम में यहाँ पर आपको लगातार पूछे भी जाते हैं। इतिहास ऐसा एक विषय है जो बदलता नहीं है, आपको देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से आपको इतिहास में पुरानी घटनाओं का ही एक केंद्रण रहता है जो आपको सिर्फ पढ़ के यहाँ पर याद होता है। अन्य विषय में काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक आ जाते हैं जिसके कारण आपको स्टैट और डेटा आपको चेंज हो सकता है, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके स्टैट और डेटा सेम रहते हैं, बहुत कुछ नहीं बदलता, अगर बदल भी गया तो बहुत ही कम ही चीज़ें आती हैं, ऐड हो सकता है, ठीक है। 1829 में देखिए अगला जो टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तिरोत सिंह के द्वारा। अब देखिए ऐसे ही एक सूची में यहाँ पर काफी सारी चीजों को एक साथ यहाँ पे पूछ लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे है चेरो विद्रोह 1770-71, कुकी आंदोलन 1826-49, कोल विद्रोह 1831-39 और संथाल विद्रोह 1855-56। कालक्रम के हिसाब से पूछा जा सकता है, सुमेलित करके पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। जैसे मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ठीक है, कहां पे हुआ था विद्रोह, कहां हुआ था, तो मालाबार में हुआ था। सन्यासी विद्रोह भड़काने का या भड़कने का, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल कौन सा था, तो सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था, बंगाल में हुआ। मोपला विद्रोह कहां हुआ, मालाबार में हुआ। इसी तरह मुंडा बगावत का नेता कौन था, तो यहां पर आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा। इसी तरह बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र क्या था, तो बिरसा मुंडा अगर हम देखें तो आपको रांची क्षेत्र से यहाँ पर निवास बिलोंग करते हैं। इसी तरह कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था, किन लोगों से, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र के लोगों से यहाँ पर कोली विद्रोह रिलेट करता है। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो देखा जाए तो यहाँ पर केरल। इसके बाद जियातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो जियातरंग आंदोलन जो हुआ था वो मणिपुर में। सन्यासी विद्रोह जो था वो आपको बंगाल में हुआ था। इसी तरह यहाँ पे देखिए सूची है जो मिलान करने को लेकर आपसे पूछी गई है, जिसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे ही आंदोलन है, जैसे पाबना आंदोलन है 1873 से 85 के बीच, एका आंदोलन 1922 में, संथाल आंदोलन 1855-56 में, ताना भगत जो है यहाँ पर 1914 में। तो यहाँ पे अलग अलग समय में हुए विद्रोहों के बारे में हमने देखा। जनजाति विद्रोह, अब यहाँ पे देखिए प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह जो हुए अलग अलग समय में, उनसे रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आए। जैसे कि भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का जो श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए नारायण मेधाजी लोखंडे। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए को का अर्थ क्या था, राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को दामिन ए को कहा गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए कुछ और विद्रोह हैं और यहाँ पे उनको समय है कब यहाँ पर हुए थे उनका, जैसे कि रंभा विद्रोह 1879-80, पाबना किसान विद्रोह 1873-76, बंगाल नील विद्रोह 1859-60 और जयंतिया विद्रोह 1860-63। इसके बाद लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस महासचिव के रूप में किसे चुना गया, तो यहां पे आप देखिए एनजी रंगा को। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वो कहां पे, मालवा। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था, तो यहां पर आप देखें कोल्हापुर। इसी तरह 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध यहां पर देखा जाए तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इसी तरह देवबंद आंदोलन ये देखा जाए तो यूपी संयुक्त प्रांत में यहां पर आरंभ हुआ था और ये 1866 में हुआ था। 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो देखा जाए तो आपको मालाबार में हुआ। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो यहां पर देखें 1875 में। अब कुछ आंदोलनों की सूची है, उनको मिलान करने को लेकर है, सही सुमेलन देखिए। तेभागा आंदोलन 1946-47, मोपला विद्रोह 1921, पाबना किसान विद्रोह जो है 1879-80 और बंगाल नील विद्रोह 1859-60। अब बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार को लेकर के। सामाजिक सुधार आंदोलन में पहला अगर देखें, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, हेनरी लुई विवियन डेराजियो।
1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया यहां पर देखा जाए तो वाइकोम सत्याग्रह। तो यहां पर देखा है वाइकोम सत्याग्रह कहां से रिलेट करता है, आपको केरल के त्रावणकोर से। इसके बाद देखिए फिर से एक सूची है, मिलान करने को लेकर आपसे पूछा गया, जैसे कि भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में हुआ, देव समाज लाहौर, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता और राधा स्वामी सत्संग आगरा। अलग अलग क्षेत्रों से स्थानों से यहाँ पर संबंधित हैं या इनका आयोजन हुआ या क्षेत्र हैं। इसी तरह सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, उनका नाम था ज्योतिबा फुले। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के यहां पर देखा जाए जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे, तो यहां पर देखिए यतीन्द्र नाथ हैं, अजय घोष हैं और फणींद्र नाथ घोष। इसमें 3 व्यक्ति यहां पर आपको शामिल हैं। ज्योतिबा फुले किस चीज से संबंधित हैं, तो यहां पर आप देखिए जाति विरोधी आंदोलनों को यहां पर नेतृत्व जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है, तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया था एमजी रानाडे को। इसी तरह शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था किसने, तो यहां पर आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का जो नेतृत्व किया था किसके द्वारा किया गया, राधाकांत देव के द्वारा। इसी तरह वह समाज सुधारक जिसने 1856 के ज्यूरी अधिनियम को घोर विरोध यहां पर किया था, उसमें कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा। और दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा। इसके बाद अगला देखते हैं, महाराष्ट्र के प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था, तो यहां पर हैं MG रानाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो यहां पर देखिए कितनी निर्धारित की गई थी, लड़कियों की उम्र विवाह की वो थी 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज को स्थापित किया, तो यहां पर देखा जाए तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में यहां पर प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था आपका पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु को क्रमशः कितना निर्धारित किया गया था, तो शारदा अधिनियम के लिए तहत यहां पर लड़कियों की उम्र थी 14 और लड़कों की उम्र 18 निर्धारित की गई थी विवाह के लिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक यहां पर देखा जाए कौन थे, GK गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। पश्चिमी भारत के DK कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में यहां पर आता है, तो देखा जाए स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में किए गए कार्यों के लिए। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, शिव दयाल शाह। ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाने का या अभियान जो चलाया गया है उसका नेतृत्व किया गया किसके द्वारा, विष्णु परशुराम पंडित। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का देखा जाए तो यहां पर आपको समर्थन किया, वो कौन थे, इसमें देखिए राधाकांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये किसका कथन है, तो बाल गंगाधर तिलक। इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हुई थी कब, तो 1833 ईस्वी में यहां पर इनकी मृत्यु हुई। अगला टॉपिक देखिए, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस से संबंधित जो क्वेश्चन आपको आए हैं, प्रेस का विकास कैसे हुआ, आधुनिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ और उससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं, जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक यहां पे कौन थे, सर विलियम जोन्स। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें देखिए ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीत गामी और असंगत शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा, अरस्काइन पेरी के द्वारा। इसी तरह भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो यहां पर मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो यहां पर आप देख सकते हैं सर विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसके द्वारा की गई, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसी तरह हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, वो कौन था, प्राथमिक शिक्षा। सैंडलर आयोग संबंधित है किससे, तो यहां पर देखा जाए आपको शिक्षा संबंधित है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक यहां पर देखा जाए कौन है, तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं।
भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो स्थापित किया था तो कलकत्ता में स्थापित किया। 1857 में भारत ने विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों के प्रतिमान के रूप में लिया गया था। तो ये देखा जाए तो कहां के, तो लंदन के विश्वविद्यालयों को। इसी तरह डेक्कन में एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं, तो यहां पर कौन संबंधित है, बीजी तिलक यहां पर आपको इससे संबंधित हैं, तो बाल गंगाधर तिलक। इसी तरह हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड जो है 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, कहां पर, कोलकाता में। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू यहां पर देखा जाए की गई थी, कहां की गई थी, यहां पर किसके द्वारा की गई थी, तो वेलेज़ली के द्वारा। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि निषिद्धन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, मैकाले। चलिए अब हम आ जाते हैं 1885 से पूर्व जो एक राजनीतिक संस्थाएं थीं और उससे संबंधित जो आपको प्रश्न बने हैं आधुनिक भारत में। तो यहां पे देखिए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया। क्या गठन किया था, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, वो दर्शन था आपका सांख्य दर्शन। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की गई, किसके द्वारा, सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला देखते हैं, अगला है देखिए, यहां पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसने 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में यहां पर विलय कर लिया, वो थे इंडियन नेशनल यहां पे कॉन्फ्रेंस। इसके बाद 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, फिरोज शाह मेहता। सर सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक यहां पर कौन थे, राजा शिव प्रसाद। चलिए यहां पर कुछ सम्मेलन या संगठन है और कब हुआ था उनका सम्मेलन या संगठन, उनके बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया। जैसे अखिल भारतीय महिला संघ और सम्मेलन 1927 में, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है 1887। तो यहाँ पर देखिए समयावधि, कब कौन किसका गठन हुआ इसका ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया इसका भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको संगठनों को लेकर 2 ही 3 चीज़ें आपसे मूलतः बनती हैं क्वेश्चन के रूप में। तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हुए हम जब संगठनों के बारे में पढ़ते हैं, या तो सदस्य बनते हैं, या तो संगठन का नाम क्या है, कहाँ पर बना था और किस विषय इत्यादि से रिलेटेड है, कभी कभी ये भी आपको पूछ जाता है। और तो ये 2-4 चीज़ें अगर आप ध्यान रखें तो संगठन से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसकी स्थापना, कार्यप्रणाली, उसके महत्वपूर्ण अधिवेशनों को लेकर के। यहाँ पे देखिए, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है नहीं की थी किस नेता ने, बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टियों का मनोरंजन, ये अभिव्यक्ति यहाँ पर किसकी है, लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा जाता था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता था, क्या, गर्मियों की छुट्टियां। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो यहां पे देखिए बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को कहकर उपहास उड़ाया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो यहां पर देखिए एनी बेसेंट। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन जो आयोजित किया गया था, कहां पर, बंबई। इसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला का जो अध्यक्षा थी उनका नाम क्या था, सरोजनी नायडू। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रहे, यहां पर देखें तो अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव किसे बनाया गया, A.O. ह्यूम को। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का यहां पर देखा जाए उद्घोष किया गया, आपको या कह सकते हैं कि आपको एक तरीके से व्यक्त किया गया। तो कलकत्ता अधिनियम 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के माध्यम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था अमृतसर अधिवेशन 1919।
इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा या बचा रहेगा? तो यहां पर देखा जाए तो कराची अधिवेशन 1931। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को यहां पर अस्वीकार किया था? तो यहां पर देखिए लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है किसके शांतिपूर्ण अवसान में इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसकी है? कर्जन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में यहां पर नामित किया गया था, किसके द्वारा? तो यहां पर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? यहां पर देखा जाए तो जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो यहां पर बदरुद्दीन तैयब जी। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हुए थे उनका नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी के द्वारा यहां पे संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ कहां पर? देखा जाए तो बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जे.बी. कृपलानी के द्वारा। इसके बाद मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो 2 बार, एक बार 1909 में, दूसरी बार 1918। अब यहां पे देखिए कांग्रेस अध्यक्षों किस अधिवेशन को यहां पे अध्यक्षता की गई है, जैसे कि डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, पुरुषोत्तम दास टंडस ने नासिक में, सरोजिनी नायडू ने कानपुर में और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में यहां पर अध्यक्षता की है। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक जो यहाँ पर आधुनिक भारत में आप पढ़ते हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पर उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 तक रहता है। इस टॉपिक में देखिए जाए उदारवादिता को लेकर के अलग नेताओं और उससे संबंधित कथनों और घटनाओं को यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है नहीं की। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत यहाँ पे बना दिया था। यह कथन देखा जाए किसका है? असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कहा गया है। इसी तरह महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश जो है किया गया था वो बीजी तिलक के द्वारा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का यहाँ पर आरोप लगाया है? यहाँ पर देखा है तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरोप लगाया गया था। इसके बाद अगला, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम देखा जाए किसके द्वारा यहाँ पर प्रयोग किया गया शब्द? यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है कब की थी? 1905 में। पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया गया और इसके यहां पर राजनीतिक रंग जो है शुरुआत की थी तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। यहां पर भी काफी सारे क्वेश्चन आपके पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट हैं, जो पूछे जाते हैं ज्यादा, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, यहां पर देखा है तो स्वदेशी आंदोलन का। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, किससे जुड़े थे? तो यहां पे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। बंगाल विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? देखा जाए तो कर्जन। यह कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एवं एक निष्ठुर बर्बादी है, ये किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी के समर्थक कौन थे? यहां पर देखा जाए तो दादा भाई नेरोजी। 1904 में देखा है तो लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया गया था, किसके द्वारा? दादा भाई नेरोजी के द्वारा। वह आंदोलन जिसके चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक यहां पर गीत की रचना की थी वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले यहां पर किसके द्वारा दिया गया? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा।
अगले यहाँ पे देखिए, बंगाल के विभाजन 1905 के विविध विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व यहां पर किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था किसके द्वारा? सैयद हैदर रजा के द्वारा। मद्रास स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो चिदम्बरम पिल्लै। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। और 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो घटित हुआ था कि पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण होना। अब यहां पर बात करते हैं कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाओं को, जैसे कि चेतन रूप में धर्मनिरपेक्ष विचारक थे, ठीक है, तो वो थे भगत सिंह। काकोरी जो षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई थी, तो किस शहर में फांसी दी गई? गोरखपुर में। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई? गोरखपुर में। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था वो थे आपके खुदीराम बोस। अगला देखिए, सूचियां दी हुई हैं मिलान करने को लेकर, जैसे कि गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी कब? 1916। केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ था? 1929। और चटगांव शस्त्रागार जो छापा यहां पर आपको पड़ा 1930 में। इसके बाद 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक जो सदस्य नहीं थे उनका नाम था अंबिका चक्रवर्ती। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं कराना है, अपितु यहाँ पे जमींदारों पूंजीवादियों से भी देखा जाए तो आजाद कराना है। यह कथन किसका है? तो भगत सिंह का है। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो गठन किया गया था कहां किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में कानपुर में किया गया। वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्य सेन के साथ यहां पर गिरफ्तार किया गया था, कौन थी यहां पर? कल्पना दत्त। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे, कौन थे? तो यहां पे जगत नारायण मुल्ला। इसी तरह काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच गया था, वो कौन था? यहां पे चंद्रशेखर आजाद। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया कानपुर में। भारतीय अशांति का जो जनक कहा जाता है किसे? बीजी तिलक को। इसी तरह कारागार में जिसने राम प्रसाद बिस्मिल को यहां पर फांसी दी गई, कहां पर? तो गोरखपुर में। युग में जिसमें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी, वो कौन थे? यहां पे मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। इसी तरह भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का जो नाम था वो थे अशफाक उल्ला खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करने समय अंग्रेज गवर्नर यानी कुलाधिपति को पर यहां पर गोली चलाई थी, उनका नाम क्या था? तो बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, किसे माना था? तो मैजनी को। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, यह कथन किसका है? तो भगत सिंह का। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए यहां पर जेल भेजा गया था वो थे बाल गंगाधर तिलक। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कथन देखा जाए तो भगत सिंह का है। अगला देखिए, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी किसको किसको हुई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। इसके बाद कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने का जो आरोप लगाया गया बीजी तिलक के द्वारा लगाया गया। अब चलिए बात करते हैं एक और टॉपिक की जो आधुनिक भारत में यहाँ पर आता है इतिहास में, मुस्लिम लीग का गठन और उससे संबंधित जो कथानक हैं जो परीक्षा में आपको पूछते हैं। मुस्लिम लीग की कार्यप्रणाली जो है वो भी आपको क्वेश्चन बनती है। जैसे कई सारे टॉपिक हैं, इसमें एक आता है जैसे MLNG दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया गया था, तो यहाँ पर देखिए किसके द्वारा? राजगोपालाचारी के द्वारा। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता जो की गई
आगा खां के द्वारा। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था वो था 1929 के सम्मेलन अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का जो प्रस्ताव रखा गया था किसके द्वारा? खली कुज्जमा के द्वारा। इसके बाद वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस यहां पर मनाया था 23 मार्च 1943, जब पहली बार यहां पर देखा जाए पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में सुनिश्चित किया था, वो था 16 अगस्त 1946। तो ये हो गया मुस्लिम लीग से संबंधित तथ्यों के बारे में। अब बात करते हैं दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन के निरस्तीकरण को लेकर के आए हुए प्रश्नों को लेकर के। इसमें देखिए, अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कब? तो यहाँ पर 1911 में। और बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में। लखनऊ समझौता एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आपको बने हुए हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता कराया गया था वो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की जो प्रक्रिया में यहाँ पर प्रमुख शिल्पी थी वो थी एनी बेसेंट। इसी तरह दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस था इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन यहाँ पे आयोजित किए थे। तो यहाँ पर कहाँ पे? लखनऊ में। इसके बाद देखिए, होम रूल आंदोलन है। होम रूल आंदोलन को लेकर भी कुछ प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, जैसे कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अब एक कथन यहाँ पे देखिए, वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ यहां पर महत्वपूर्ण सेवा की और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसी तरीके से आंदोलन जिसमें गांधी जी यहां पर संबंधित नहीं थे वो आंदोलन था आपका होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था होम रूल आंदोलन के ही समय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो अस्तित्व में आया कब आया? तो कांग्रेस में जब नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण ये शब्द यहां पर आपको या ये पार्टी जो है चर्चा का विषय बनी, अस्तित्व में आती है। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो यहाँ पे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन को प्राप्त करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था वो कौन सा था? आपका होम रूल आंदोलन। भारतीय शांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता यहां पर किसके द्वारा कहा गया है? वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। ये दोनों ही कथन यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक। अब गांधीवादी युग का यहां पर प्रारंभ होता है और गांधी जी के आने के पश्चात जिस तरीके से यहां पर उनकी स्थिति होती है, परिस्थितियां बढ़ती हैं और जिस तरह से उनका यहां पर एक प्रादुर्भाव होता है वो एक बड़ी बात थी भारत के जनमानस के संदर्भ में। अब उनसे संबंधित काफी सारे घटनाक्रम हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बने हैं, ठीक है। जैसे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा कब दी गई? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया, जो का हुआ था 1919 में। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टोगार्ट की हत्या का प्रयास यहां पर किया गया, गोपीनाथ शाह। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में यहां पर देखा सर्वप्रथम जो भाग लिया था वो है कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में और सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। इसी तरह महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण जो दिया था वो वाराणसी में दिया था और महात्मा गांधी को आदेशित किया गया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर
मुंह बंद करके यहां पर व्यतीत करें। ये किसने यहां पर कहा था उन्हें? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से यहां पर अवगत कराया गया था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसके बाद गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान जो प्रारंभ किया, कहां से प्रारंभ किया था? पटना में। गोखले के राजनीतिक जो गुरु थे यहां पर देखा है एमजी रानाडे थे, और एम के गांधी ने हिंद स्वराज जो लिखी थी यहां पर 1909 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था सभी जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 में। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में जो किया था, वो पहली बार ये प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई वो अहमदाबाद में यहां पर देखा जाए तो हड़ताल के दौरान किया, और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो यहां पर भारत की स्वतंत्रता के पश्चात तक चलता ही रहा एक तरीके से। चंपारण में देखा जाए तो तिनकठिया प्रथा, ये क्वेश्चन भी कई बार यहां पर एग्जाम में पूछा गया है। तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, ठीक है, कहां पर देखा है किसके लिए? तो मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध यहां पर उसका विरोध करने के लिए उनके द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह। इसके बाद चंपारण संघर्ष में देखें तो महात्मा गांधी का जो साथ दिया गया था राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा। इसी तरह गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध किया गया था देखा जाए तो एनजी रंगा के द्वारा किया गया। इसी तरह गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जो जोड़ा गया वो देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जोड़ा गया। जलियांवाला बाग नरसंहार कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य यहां पे प्रारंभ किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा। इसी तरह गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे, कौन से थे यहां पे? सत्य तथा अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति थे सर शंकर नायर। अगला देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत में का दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था वो कौन थे यहां पे? गांधी और तिलक। एम के गांधी समर्थक किसके थे? दार्शनिक अराजकतावाद के, और दूसरी तरफ यहां पे करमचंद गांधी दीवान थे, कहां पे? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर में। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो यहां पे देखिए सत्य की प्राप्ति का रास्ता है अहिंसा। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन से फेंका गया था वो था पीटर मारिट्सबर्ग। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का यहां पर भाषण दिया था वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो इसका क्रूरतम रूप होता है गरीबी का स्थायित्व होना। वहीं वह कारागार जिसमें गांधी जी का नाम जो है यहां पर देखा है, गांधी जी ने मंदिर एक नाम दिया है कारागार को, वो है आपको यरवदा। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था, देखा जाती है दक्षिण अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ये है आपका एक कह सकते हैं गांधीवादी यहाँ पर विचारधारा एक तरीके से, और जिसमें जहाँ पर सभी लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, सभी के लिए उत्पादन करना है, सभी के लिए संदर्भ में यहाँ पर करना है, ज़्यादा उत्पादित करना है। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं कौन? तो मोहन दास करमचंद गांधी। अगला देखते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन जो है भारत को एक यहां पर बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार लगातार समझता रहा, और आर्थिक दोहन भी देखा है ब्रिटिशों के द्वारा भारत का काफी बड़े मात्रा में किया गया था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक जो लिखी गई थी यहां पर देखा जाए तो एम के गांधी के द्वारा लिखी गई। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का यहां पर सामाजिक आर्थिक सुधार यहां पर किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग को स्थापित करके।
इसी तरह गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान जो प्राप्त था वो था उपवास। इसी तरह महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए यहां पर सक्रिय होकर कार्य करना। महात्मा गांधी किस चीज से संबंधित नहीं थे? तो यहां पर देखिए होम रूल आंदोलन से यहां पर ये जुड़े हुए नहीं थे। इसी तरह हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, तो यह कब की थी? यहां पर किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा संचालित आंदोलनों का सही क्रम, तो यहां पे देखिए आपको चंपारण आंदोलन 1917, असहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930। अब चलिए बात करते हैं साम्यवादी आंदोलन और विभिन्न दलों के बारे में, किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यहाँ पर बम फेंकने के लिए जो उत्तरदायी था, मतलब लॉर्ड हार्डिंग पर जिसने बम फेंका था वो कौन थे? अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा। इसी तरह 1918 में, ठीक है, प्रथम मजदूर संघ की स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? बीपी वाडिया के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। 1929 में आप देखें तो नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वह व्यक्ति जिसने 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का यहां पर नेतृत्व किया था, कौन थे? तो यहां पर PS तुरुमाम्बू। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन थे? यहां पे जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा जो सैन्य अधिकारी था वो कौन था? यहाँ पर जनरल डायर, जिसने यहाँ पर ये आदेश दिया था। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है वो है वहाबी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन जो था वो कौन थे? किसके द्वारा? तो MN रॉय के द्वारा यहाँ पर संगठन किया गया। सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए यहाँ पे आपको संबंधित था, कौन सा? अहमदाबाद संघर्ष। और कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा नेताओं के द्वारा यहाँ पर किया गया था, तो देखा जाए तो एक साम्यवादी आंदोलन के नेताओं से संबंधित यहाँ पर यह आंदोलन था। अब इसके बाद अगर हम देखें खिलाफत आंदोलन की प्रक्रिया और असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को, अब यहाँ पे देखिए जैसे पूछा गया कि वह आंदोलन जिसने हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप यहाँ पे प्रतिबिंबित हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? तो उसे खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को सावधान किया गया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं को उनके अनुयायियों कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। ये किसमें यहाँ पर देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये महात्मा गांधी को बोला गया था। इसी तरह वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को। भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वो कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। इसी तरह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में यहाँ पर दिखाया जाए कमी आई थी। वहीं खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी यहाँ पर त्याग दी थी किसके द्वारा? हकीम अजमल खां के द्वारा। अब इसी तरह से एक और आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन। देखा जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा किए गए 2 से 3 यहाँ पर जो आंदोलन थे वो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें से ही एक यहाँ पर आंदोलन है असहयोग आंदोलन। इसमें देखिए प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए। कौन से नेता यहाँ पर थे? तो लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। किस घटना के कारण? तो चौरी चौरा में हुई थी यहाँ पर हिंसा, और इस घटना के कारण इस आंदोलन को वापस लिया गया था। एक कथन है 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति का जो लक्ष्य था ये किस आंदोलन के दौरान यहाँ पे कहा गया? तो असहयोग आंदोलन के कारण। इसी तरह खिलाफत आंदोलन के साथ यहाँ पे कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? वो आंदोलन भी कौन सा था? असहयोग आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक, जैसे कि यहां पर पूछा गया चौरी चौरा जो है वो किस जनपद में यहां पर वर्तमान समय में स्थित है? तो इसे हम कहते हैं गोरखपुर में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति असहयोग आंदोलन के तहत कही गई थी। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। किसने? तो CR दास के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो ये है असहयोग आंदोलन।
इसी तरह असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है, ये कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम यहाँ पर नहीं देख सके। ये यहाँ पर किस संदर्भ में कहा गया था? यहाँ पर देखा तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस कथन को यहाँ पर उद्घोषित किया गया था। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो यहाँ पे देखिए बारदोली में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उन्होंने असहयोग आंदोलन में वहां पर उसे वापस कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए ये कैसरे हिंद की उपाधि जिसे महात्मा गांधी के द्वारा वापस किया गया था। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पर अर्थी उठाई थी वो कौन थे? शौकत अली। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य जो प्रतिफल था वो क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी किसने? यहां पर देखा जाए तो चित्तरंजन दास के द्वारा। आगे देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन यहां पे आया था, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध यहां पे एक निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो यहां पे देखिए डॉक्टर मुंजे के द्वारा। तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी गई थी, किसने दी थी? यहाँ पे तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसी तरह गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से यहाँ पर नहीं था, क्या नहीं था? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इसी तरह आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और इसे कसकर पकड़ लेना, यह कथन यहाँ पर किसका है? तो ये महात्मा गांधी का है। अब इसी में अगर हम देखें किसान आंदोलन और किसान सभाओं को लेकर के किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था, अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि लगान का नगद में यहाँ पर परिवर्तन करना, नगद रूप में लगान को दिया जाना। इसी तरह 1918 के संयुक्त प्रांत में किसान सभा का जो गठन किया गया था उसमें देखा जाए तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने यहाँ पर इसका जो आयोजन यहाँ पे जो गठन किया था वो यहाँ पर इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। अब एक तरफ यहाँ पे ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता इसमें शामिल है, जिसमें हम देख सकते हैं भारतीय मजदूर संघ 1955 में देखा है, इससे जुड़ी हुई पार्टी यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में का गठन हुआ जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेट करती है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से रिलेट करती है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेट करती है। इसी तरह वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था वो क्षेत्र कौन सा था? अवध। और तेमागा आंदोलन 1946 का जो संबंध था किससे था? तो देखा जाए तो किसानों से था। इसी तरह अन्य भारत में अन्य जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनसे संबंधित प्रश्नों में नजर डालें तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था, किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट यहां पर महेंद्र प्रताप थे? तो यहां पर देखिए अफगानिस्तान। इसी तरह गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो यहां पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका। कामागाटा मारू की जो घटना यहां पर हुई थी तो यहां पे देखिए कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत यहां पर जो घटना थी वहां पे से जुड़े हुए घटनाक्रम यहां पर थी जो काफी हृदयविदारक घटना हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला गया था? तो इसमें देखिए टोटल कितनी 4 भाषाओं में इस पत्र को निकाला गया। स्वराज पार्टी के गठन को अगर हम देखें इनसे संबंधित जो प्रश्न आए, जैसे कि पूछा गया था कि स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे, क्या संबंधित थे? तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू यहाँ पे दोनों व्यक्ति थे जो यहाँ पर इस पार्टी के गठन के लिए जिम्मेदार थे या इस पार्टी को गठन किया था। स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले यहाँ पे कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये 2 व्यक्ति जो यहाँ पर गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए। अगर देखते हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सीआर दास हैं। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो वो भी सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास यहां पर हैं। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध देखा जाए तो किससे है? डोमिनियन स्टेटस से। इसी तरह स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किसने त्यागपत्र दे दिया था? तो सीआर दास ने।
स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का यहां पे समर्थन किया था? वो थे M.A. जिन्ना। और स्वराज पार्टी से संबंधित कौन थे? तो M.R. जयकर यहां पर इससे रिलेट करते हैं। अब आइए बात करते हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट को लेकर के। साइमन कमीशन एक ऐसी घटना जो इतिहास में देखा जाए तो काफ़ी अलग अलग संदर्भों से याद हो जाती है, और इस रिपोर्ट के कारण जो घटनाएं हुई और उसके बाद जो परिघटनाएं उसके कारण और भी यहाँ पर बनी, वो इसके कारण और भी इसे चर्चित बना देती है। जैसे कि साइमन कमीशन ने यहाँ पे यात्रा नहीं की थी, तो यहाँ पर देखा है तो ग्वालियर की यात्रा नहीं की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था कि इसमें सभी जो सदस्य थे वो क्या थे? अंग्रेज थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा ये सुझाव दिया गया। साइमन कमीशन जब भारत आया था, कब आया था? तो 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा। और साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? यूसुफ मेहर अली के द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया गया। इसी तरह फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। अब बात करते हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज से संबंधित कथनों को लेकर के। जैसे कि यहां पे आया था कि वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य यहां पे अंकित किया था, वो कौन सा था? 1929। इसी के साथ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, वो कौन था? यहाँ पे लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित जो संकल्प शामिल नहीं था, वो कौन सा था? अस्पृश्यता उन्मूलन। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था, किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की यहाँ पे अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी तरह नए विदेशी पत्रकार जिसने धर्सना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार में यहाँ पर वर्णन किया था, वो थे वेब मिलर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च को लेकर के देखा जाए तो एग्जाम में भी काफी प्रश्न यहाँ पर आपको बने हुए हैं, उनको यहाँ पर देखते हैं एक करके। अगले यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध जो दांडी मार्च था वो शुरू कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए 12 मार्च 1930 को यहाँ पर ये दांडी मार्च शुरू किया गया। और नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता जिन्होंने गांधी जी का यहाँ पे स्थान लिया वो कौन थे? अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धरसना नामक यहाँ पे गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय यहाँ पर कहाँ थे? तो यरवदा जेल में। इसी तरह वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार यहाँ पर गिरफ्तार हुए थे, वो कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक कथन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन यहां पर किसका है? गांधी की दांडी यात्रा। वह प्रांत जिसने सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, यहां पर देखा गया तो गुजरात में। इसी तरह महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ यहां पर प्रारंभ की थी? तो वाक्य था, अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 यहां पे जानी जाती है। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च के लिए यहां पर जो तिथि है वो 6 अप्रैल 1930। गांधी जी ने दांडी मार्च यहां पे प्रारंभ किया नमक कानून को तोड़ने के लिए, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, कर देने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और गांधी जी की यात्रा में संबंधित दांडी जो स्थित है वो आपको नवसारी जिले में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे गांधी इरविन समझौते, कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन को लेकर के आए हुए प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए, तीनों गोलमेज जो सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र जो भारतीय यहाँ पर कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने जो प्रथम बार यहाँ पर भाग लिया था वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता देखा जाए तो कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए 1931। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहां ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की यहां पे पराकाष्ठा माना था? तो MC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का यहां पे प्रावधान किया गया था? तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
किसने गांधी इरविन समझौते महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार यहां पे कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा यहां पर किसने कहा? तो सरोजनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल। और गांधी इरविन समझौते का मुख्य रूप यहां पे क्या था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए यहां पर इसको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए, तो इस तरीके से गोलमेज सम्मेलन को लेकर के जिस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बने हैं वो हमने देखे। ऐसा ही देखिए भारत में इतिहास के संदर्भ में जो सांप्रदायिक दंगे हैं या पूना जो समझौता यहाँ पर हुआ है या कांग्रेस की समाजवादी पार्टी का जैसे गठन जैसे मुद्दे यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। आइए इस टॉपिक पे बने हुए प्रश्नों को एक बार देखते हैं। जैसे कि एक कथन यहाँ पे है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज हो चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। अंग्रेज जा चुके हैं लेकिन वे शरारत यहाँ पे आपको छोड़ गए हैं। उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में किसने कहा था? तो ये कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरीके से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो यहाँ गांधी जी और अंबेडकर के द्वारा। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। यह किसका कथन है? डॉक्टर BR अंबेडकर का। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। देखिए यहाँ पर 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो संयोजक थे वो थे जयप्रकाश नारायण। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसने जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी माना था, तो ये था लखनऊ अधिवेशन में। देखिए मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों पर विश्वास यहां पे नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया, किसे कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन बनते हैं? वो भी जवाहरलाल नेहरू। तो देखा जाए तो समाजवादी के संदर्भ में एक बड़े यहाँ पर आपके अनुयायी कह सकते हैं या फिर समर्थक आपको जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर निकल कर आते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक्स पर आते हैं, प्रांतीय चुनावों को लेकर के पूछे गए प्रश्नों को लेकर। देखिए 1940 की घटना पर नजर डालते हैं। 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और 1937 में हम देखें तो प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की जो अवधि थी वो कितने महीने की थी? 28 महीने। प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी वो था बंगाल। और 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? रफी अहमद किदवई को। चलिए अब यहाँ पे कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से जुड़े मुद्दे और फॉरवर्ड जो ब्लॉक का यहाँ पे गठन किया गया था उनसे क्या क्या पूछा गया। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और तब उस सीट के लिए यहाँ पर देखा जाए उनका जब नाम यहाँ पे प्रस्तावित किया गया तो यहाँ पे देखा जाए राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार यहाँ पे अध्यक्ष चुने गए थे। किस अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन में। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था वो था नागपुर अधिवेशन। इस तरह भारत के देशी राज्यों का संबंध असहयोग हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किसने के द्वारा किया गया था? सर जॉन शोर के द्वारा। देशी रियासतों का देखा जाए संघर्ष काफी रहा है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जैसे प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग जैसे मुद्दे भी आपको इतिहास में एक एक करके उठते हैं। देशी राज्यों में यथावत समझौते का पक्षधर कौन था? हैदराबाद। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था नागपुर अधिवेशन। और भारत के देशी राज्यों के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति को रेखांकित किया था सर जॉन शोर ने। द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को यहाँ पर अगर हम चर्चा में लेकर आएं या अगस्त प्रस्ताव और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को यहाँ पर उठाएं तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे प्रश्न बनते आए हैं। जैसे कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी और यहाँ पर देखा जाए कब की गई थी? 1940 में। आजाद हिंद फौज यानी कि INA से जुड़े नहीं थे। कौन नहीं यहाँ पर जुड़ा था? तो BC दत्त के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरे स्थान पर देखा जाए कौन थे यहाँ पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी, क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना। इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया? तो देखा जाए तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आता है। और कैम्ब्रिज पैम्फलेट नाक और नंबर के रचयिता यहां पर कौन थे? चौधरी रहमत अली। नाउ और नेवर, सॉरी, ठीक है। घटनाओं का व्यवस्थित यहाँ पे कालानुक्रम, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इससे भी आपको बने हुए हैं। कौन कौन से? जैसे कि कब कौन सा प्रस्ताव, आंदोलन या घटना यहाँ पर हुई। जैसे कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, CR फॉर्मूला 1944 और बाइबल योजना 1945। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो क्रिप्स मिशन आया उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की घटना शुरू होती है, जिसके पास कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता की कहानी यहाँ पे फाइनली शुरू हो जाती है। अंतिम जो कील यहाँ पर जो ठोंकी जाती है वो कहने के भारत छोड़ो आंदोलन और सैनिक विद्रोहों की स्थिति है। अब इसमें देखिए जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था, कब आया था? तो यहाँ पे देखिए 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष यहाँ पर जुड़े? तो 1942 में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की जो स्थापना हुई थी वो भी 1942 में। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आबादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ये यहाँ पर किस संदर्भ में कहा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है। यह कथन यहाँ पर किसका है? महात्मा गांधी का। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगले देखते हैं, अगले यहाँ पे क्या पूछा गया? 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया था, कहां पे? बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया, कहां? बंबई। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार को यहां पर स्थापित किया गया था, वो जिला कौन सा था? बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित करने का काम किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसी तरह यहां यानी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसका कथन है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था वो कौन है? तो यहां पे देखिए लुई फिशर। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है वो कौन है? यहां पर देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो यहां पर आप देखिए लॉर्ड वेवेल। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से यहां पर कार्यक्रम प्रसारित करते थे, कौन करता था? तो यहां पे राम मनोहर लोहिया। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह पार्टी यहां पर कौन थी? तो यहां पे देखिए हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। और गांधी जी का नारा करो या मरो का आह्वान यहां पर ये जो नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया। ये तो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। इसके बाद एक और मुद्दा, एक और विषय जो इतिहास का एक अभिन्न अंग है, आजाद हिंद फौज और उनकी भूमिका, और इससे संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। सुभाष चंद्र जो बोस थे, ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यहां पर देखिए CR दास। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित जो महिला रेजिमेंट थी वो कौन सी थी? रानी झांसी रेजिमेंट। गांधी जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर सर TB सप्रू। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने देश नायक कहा था किसे? यहां पर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था वो थे राशिद अली। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग यहां पर दिया था वो कौन थे? तो रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी लिखा था, ये किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस। इसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वो कौन सा क्षेत्र था? कटक। और
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन यहां पर किसके द्वारा है? सुभाष चंद्र बोस। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी गठन में सहयोग दिया था, रासबिहारी बोस। और दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तो दो नारे जो हैं इनके बहुत फेमस हैं, जो लगातार एक माइंड में भी रहते हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, अंतरिम सरकार के गठन को लेकर के। सबसे पहले देखिए अंतरिम सरकार के गठन में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठन की जो घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 24 अगस्त 1946। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम यहाँ पे प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। इसी तरह कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अंबेडकर। इसी तरह सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान और एकमात्र तरीका संविधान का सभा का है, वो कौन सा है? यह घोषणा की थी 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे सही सुमेलित करने को लेकर है, माउंटबेटन योजना को लेकर के है, भारत के विभाजन को और उसकी स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे शुरू होते हैं। सबसे पहले सही सुमेलन, जैसे बेबल योजना कब लाई थी? 1945 में। कैबिनेट मिशन का प्लान 1946 में आया। माउंटबेटन प्लान 1947 में आया। उसके बाद बॉम्बे मिशन 1944 में आया। तो ये अलग अलग समय पे लाए गए यहाँ पे प्लान, किस तरीके से भारत को यहाँ पे आज़ादी दी जाएगी, क्या किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था लागू करनी है, उससे संबंधित यहाँ पर थे। माउंटबेटन योजना क्या थी? भारत स्वतंत्र कैसे हुआ, भारत का विभाजन कैसे होता है। देखिए कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित यहाँ पे नहीं थी? तो वो है शांति घोष। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना होगा, ये किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ था वो थे महात्मा गांधी। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रेडक्लिफ के द्वारा। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था, किसके द्वारा? तो यहाँ पे देखिए अबुल कलाम आजाद के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद माउंटबेटन योजना आधार किसकी बनी थी? देश के विभाजन का। और उन्हीं के प्लान पे भारत और पाकिस्तान दो नए देश यहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान एक बांग्लादेश के रूप में आया। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में यहाँ पे मतदान दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, यहाँ पर देखा है तो गवर्नर जनरल। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से यहाँ पर जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपर्युक्त कथन यहाँ पर किसका है? लॉर्ड एटली का। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहां थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की यहां पर घोषणा की थी? तो उस समय महात्मा गांधी थे नई दिल्ली में। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त और स्वतंत्र यहां पर अस्तित्व की यहां पर घोषणा की थी, योजना प्रस्तावित की थी, वो थी यहां पर पंजाब प्रांत में। अब बात करते हैं भारत में संवैधानिक विकास की, क्योंकि भारत स्वतंत्र तो होता है लेकिन स्वतंत्रता के साथ ही साथ वहां पे संवैधानिक मूल्यों को भी वहां पर उसके माध्यम से देश को शासित किया जाना था। अब यहाँ पर इसकी कहानी क्या थी? तो कुछ कथन हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में उनके प्राधिकार को और अधिक यहाँ पे बल प्रदान किया था। यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसी तरह 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था कब की गई थी? 1919 के अधिनियम में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में महाराष्ट्र में की गई थी, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा। अन्य यहाँ पे देखिए, जैसे कि वह अधिनियम जिसके द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की यहाँ पे समाप्ति की गई थी, वो कौन सा था? 1813 चार्टर एक्ट। वह अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना यहाँ पे संभव हो पाया था, वो अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833। पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत। इसी तरह भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा जो प्रारंभ हुई किसके तहत? 1892। लोक सेवाओं की परीक्षा में इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की जो संस्तुति दी गई थी वो किस रिपोर्ट में? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था किसके तहत यहाँ पे की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट में जो व्यवस्था की गई थी वो थी सांप्रदायिक आधार पर एक निर्वाचन की पद्धति। द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से लेकर के 1937 तक। इसके बाद 1935 में अधिनियम के बारे में क्या कहा गया था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में गुलामी का अधिकार पत्र किसके द्वारा कहा गया? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए अंततः देश का यहाँ पर विभाजन हुआ, ये विधानसभाओं में मुसलमानों को लेकर के यहाँ पर एक तरीके से जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का यहाँ पर आरक्षण हुआ, वहीं से देश के विभाजन की एक कड़ी आपको प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब आरंभ हुई? तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण क्या था कि इसके द्वारा देखा जाए तो भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। भारत सरकार का वह एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की गई थी वो कौन सा था? तो यहाँ पर आप जानते हैं मार्ले मिंटो यहाँ पर सुधार भी से कहा जाता है और 1919 का यहाँ पर चार्टर अधिनियम भी है, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम इसे जानते हैं। अब आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण संस्थाएं और उसके सदस्यों को लेकर के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा क्या है? तो यहाँ पर देखिए इवान इलिच की अवधारणा है डी स्कूलिंग सोसाइटी। व्यक्ति और उससे संबंधित यहाँ पे कुछ संगठनों को लेकर के, जैसे कि सरदार अजीत सिंह के द्वारा बनाया गया था भारत माता सोसाइटी, भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन और विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज। इसी तरीके से संगठन और स्थापना वर्ष आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज 1825, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस 1876, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1872। तो साइंटिफिक स्तर पर क्या क्या काम किए गए किन संगठनों का, उसको लेकर के हैं। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी, कब की थी? सन 1917 ईस्वी में। इसी के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बंगाल में कृषक प्रजा का पार्टी का जो नेता था वो कौन था? तो यहाँ पे देखिए फजलुल हक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किस पर यहाँ पर आश्रित थी? तो एनी बेसेंट के कारण यहाँ पर थी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे जी.डी. बिरला और हरिजन सेवक संघ का पूर्व जो नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अगला यहां पे देखते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राज बिहारी बोस ने की, दार उल उलूम की स्थापना मौलाना सिबली नुमानी ने की और युगांतर पार्टी का जो गठन किया गया था वो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया। अब चलिए बात करते हैं भारत के ब्रिटिशों के शासनकाल के दौरान प्रशासन को शासन करने के लिए शासित करने वाले लोगों को गवर्नर या फिर कह सकते हैं गवर्नर जनरल या वायसराय यहाँ पर बोला जाता था। तो इनके समयकाल में कौन कौन सी किस घटनाएं जो होते हैं किसके शासनकाल में हुई हैं, तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि वह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसे संबोधित किया है? महात्मा गांधी को। वह गवर्नर जनरल जिनके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। भारत में डाक टिकट का चलन जो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा।
ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा जो चलाया गया था तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स पर। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। आगे देखते हैं, वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी अंडमान निकोबार में। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई थी, किसके द्वारा? जी.के. गोखले के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है? तो गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसे स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो लॉर्ड क्लाइव को। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो यहां पे कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इसी तरह द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो भी कौन थे? लॉर्ड कर्जन। भारतीय समाचार पत्रों पर एक कठोर यहां पर नियंत्रण से मुक्त किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को यहां पे समाप्त किया था वो कौन थे? तो लॉर्ड एलन बरो। इसी तरह गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन हुआ? तो वहां पे लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग। तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को यहां पर हड़प लिया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। और वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित किया वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी तरह बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? एम हर्स्ट। भारत में दीपावली की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। भारत में सर जॉन सोर की नीति को दर्शाया गया है गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। अब चलिए बात करते हैं कई सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं जो भारत की स्वतंत्रता में यहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए या अन्य विभिन्न मुद्दों पर यहाँ पर प्रकाशित किए गए थे, उनसे संबंधित प्रश्न। जैसे कि द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे, इसके लेखक कौन है? तो भगवती चरण वोहरा। कुछ समाचार पत्र उससे संबंधित जो भाषा है वो यहाँ पे प्रश्न के रूप में बनी हुई है, जैसे कि कामरेड है जो कि अंग्रेजी में लिखी गई है, नवजीवन जो है गुजराती में है, स्वदेशी मित्रन जो है तमिल में है और सुलभ समाचार जो है वो आपको बंगाली में है। इसी तरह डेथ इन बनारस पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? जोनाथन पैरी। आगे देखिए 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनेथिस्ट, ये किस भाषा में यहां पर लिखी हुई है? तो फारसी भाषा में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? 1901 में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले यहां पर कवि का नाम यहां पे क्या था? मनोरंजन। संस्कृति के 4 अध्याय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब यहाँ पे देखिए कुछ समाचार पत्र का प्रकाशन या पत्रिका का प्रकाशन किस क्षेत्र से होता था उस पर प्रश्न है। जैसे कि स्वदेश का प्रकाशन जो है गोरखपुर से, भारत बंधु का प्रकाशन हाथरस से, सत्यवादी का आगरा से और शक्ति का अल्मोड़ा स्थान से यहाँ पर आपको प्रकाशन हुआ करता था। इसी तरह यहाँ पर आप देखें कुछ और समाचार पत्र उनसे संबंधित प्रकाशन है, जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका बंगाल में, वॉइस ऑफ इंडिया बंबई से, ट्रिब्यूनल जो है पंजाब से और हिंदू जो है मद्रास से यहाँ पर देखा जाए तो आपको प्रकाशित हुआ करते थे। आगे देखिए एक और है समाचार पत्र प्रकाशन को लेकर के ही भाषा है, जैसे कि दर्पण जो है वो मराठी भाषा में समाचार पत्र यहाँ पे प्रकाशित होता था, संवाद प्रभाकर जो है बंगाली में प्रकाशित होता था, मुंबई समाचार गुजराती और स्वदेश जो मित्रन है ये तमिल भाषा में यहाँ प्रकाशित हुआ करते थे। अब यहाँ पे जैसे पूछा गया न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये शीर्षक जो है लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की गई जिसमें नरमपंथी राजनीति की यहाँ पे आलोचना प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पे देखिए किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंदो घोष ने लिखी है।
इसी तरह वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक कौन हुआ करते थे? तो मैडम भीका जी यहां पर कामा, मैडम भीका जी कामा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर हैं। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर भीमराव अंबेडकर। कौमी आवाज पत्र का यहां पे आरंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू, और अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस से यहां पर जुड़े हुए थे मोतीलाल नेहरू। कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, वो है अहमदाबाद का फोर्ट जेल। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोझ और वेश्या यहां पे कहा है, वो है आपके हिंद स्वराज में। पत्रकार जो महात्मा गांधी का एक जीवनीकार रहा, वो है लुई फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने आप को संबद्ध किया है अरविंद घोष के द्वारा। इसी तरह नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन हुआ करते थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नाटक के यहां पे लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के नाटक यहां पे थे दीनबंधु मित्र। साथ ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक यहां पे पुस्तक लिखी है, वो कौन है? स्वामी विवेकानंद। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की यहां पे आलोचना कही जाती थी करती थी, यहां पर देखा है, उसका नाम क्या था? काल। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो यहां पे देखिए हिंदू पैट्रियाट। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट लिखी गई थी किसके द्वारा? W.H. स्लीमैन के द्वारा। इसी तरह द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के यहां पे लेखक कौन थे? तो रफीक जाकारिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक यहां पे प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी थी? तो यहां पे देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। स्वदेश वाहिनी के यहां पे संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा। और आर्यों के आदि देश के बारे में यहां पर किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे देखिए, एक पुस्तक यहां पे आई जिसका नाम था बापू, ठीक है, माई मदर शीर्षक यहां पे एक संस्मरण लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो यहां पे आप देखिए मनु बहन गांधी, इनके द्वारा ये लिखा गया। एक और शीर्षक मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहां पे देखिए भगत सिंह। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लॉपिएरे के द्वारा। बंदी जीवन, इस पुस्तक के यहां पे लेखक कौन हुए? सचिंद्र सान्याल। मदर इंडिया नामक यहां पर देखा है पुस्तक जो लिखी गई थी, ये लिखी है कैथरीन मेयो के द्वारा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। स्त्रिंगिंग यहां पर देखा जाए पुस्तक स्प्रिंगिंग टाइगर यहां पर पुस्तक जो लिखी गई थी वो थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कॉमनवेल्थ पत्र यहां पे जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट से। इसी तरह इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के यहां पे लेखक थे बिपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर में लाजपत राय के द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, तो वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था, यहां पे देखिए मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था, यहां पे देखिए स्वराज पार्टी के द्वारा। गांधी बनाम लेनिन नामक यहां पर पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो यहां पर देखिए S.A. डांगे के द्वारा। आगे देखते हैं, क्रांतिकारी जिसने यहां पर एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा है, ये किसका है? तो भगवती चरण वोहरा। महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन रहा? तो B.R. नंदा और लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन हुआ करते थे? यहाँ पे देखिए N.N. सेन। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसके लेखक कौन हुए? यहाँ पे देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र।
आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यहां पर शीर्षक बना था वो था स्वदेशी आंदोलन। अब देखिए कुछ समाचार पत्र और उसके संपादक कौन हुआ करते थे उससे संबंधित प्रश्न भी है। जैसे कि हिंदू के संपादक होते थे वीर राघवाचारी, केसरी के देखें तो बी जी तिलक, सुधारक के देखें तो जी के गोखले और वॉइस ऑफ इंडिया के देखें तो दादा भाई नौरोजी। इसी तरह इंडिया डिवाइडेड नामक यहाँ पे पुस्तक के जो लेखक हुए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। इसी तरह 3 और देखिए क्वेश्चन है जो लगातार मिलान करने पर ही आधारित हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है लेखक और पुस्तक, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी की पुस्तक टेररिस्ट, एस.एन. बनर्जी की पुस्तक नेशन इन मेकिंग और महात्मा गांधी की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। दूसरा यहाँ पे देखिए कुछ समाचार पत्र और उसके संपादकों को लेकर एक प्रश्न आया हुआ है, जिसमें समाचार दर्पण के संपादक थे मार्शमैन, मिरात उल अखबार के संपादक थे राम मोहन रॉय और केसरी के संपादक थे बीजी तिलक, यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी। तीसरा क्वेश्चन देखिए जिसमें लेखक और पुस्तक के शीर्षक के मिलान करने को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि बी.डी. सावरकर के पुस्तक के शीर्षक थी द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी तरह आर.सी. मजूमदार द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तीसरी यहाँ पर एस.बी. यहाँ पर चौधरी की पुस्तक है जिसमें सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 59 के दौरान, और चौथी यहाँ पर है अशोक मेहता की द ग्रेट रिबेलियन। ये सारी यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से आप पत्र पत्रिकाओं के बारे में जब पढ़ते हैं तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। वन लाइनर पूछे जा सकते हैं, सूचियां मिलान कर पूछी जा सकती हैं, कब प्रकाशित किया गया था, शीर्षक क्या था, कौन संपादक था। तो यहाँ पर 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपको पत्र पत्रिकाओं को लेकर ध्यान रखनी है, जो प्रश्न यहाँ पर आपसे बन सकते हैं। इसी तरीके से सही सुमेलित करने को लेकर के कुछ और प्रश्न हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ प्रकाशक है, ठीक है। बंगाली जो है आपके इसके प्रकाशक हुआ करते थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वहीं बंगवासी के संप्रकाशक होते थे जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम के देखा जाए तो अरविंद घोष और अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष हुआ करते थे। एक और यहाँ पे देखिए सही सुमेलन करने को लेकर के है कुछ पुस्तकों और यहाँ पे लेखकों को लेकर के, जैसे दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश, बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और बंकिम चंद्र चटर्जी की यहाँ पर देखा है तो आनंद मठ है। अब अंतिम यहाँ पर कुछ सूचियों को लेकर विविध जो प्रश्न यहाँ पर आपको जो रह गए हैं, अलग अलग तथ्यों को लेकर पूछे गए हैं, अब यहाँ पर हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि रिवीजन के अंतिम चरण में आप प्रवेश कर गए हैं और अंतिम चरण तक यदि आपके यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसा लेवल है वो आपका पता चल रहा होगा। कितने बच्चे यहाँ पर जुड़े होंगे वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और शायद यहाँ पर कितनी बार आपने स्टॉप लिया है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखते हैं अंतिम चरण यहाँ पर क्या रहा है, क्या क्या प्रश्न हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं। जैसे कि शास्त्रीय गायक और उनसे संबंधित घरानों को लेकर के प्रश्न आया हुआ है। बिरजू महाराज, कालका और बिंदादीन घराना यहाँ पर इससे रिलेट करते हैं। उस्ताद रशीद खान देखें तो रामपुर और सहसवान घराना से हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्रा किराना घराना से हैं, तो प्रभा अवे जो हैं वो भी किराना घराने से हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक। मुजफ्फरपुर में सेशन जज कोर्ट ने किंग्स फोर्ड पर बम फेंका था, किसके द्वारा? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा यह बम फेंका गया था। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने वो कौन थे? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। अब मिलान करने को लेकर कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो देखिए नवंबर 1927 में। इसी तरह नेहरू रिपोर्ट जो लिखी गई थी वो अगस्त 1928 ईस्वी में। शारदा जो अधिनियम आया 28 सितंबर 1929 ईस्वी को। वहीं डांडी मार्च जो प्रारंभ किया गया था वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था, किसके द्वारा त्याग दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आइए एक तरह की सूची मिलान करने को लेकर एक और प्रश्न आया है, एक और तरीके का प्रश्न बनता है, जैसे कि एक तरफ व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य और पद हैं। जैसे कि डी.की. कर्वे जो सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। जे.डी. बेथ्यून जो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की यहाँ पर इनके द्वारा स्थापना की गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखें तो कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। और बी.एम. मालाबारी जो थे ये बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे।
इसी तरह एक और प्रश्न है, सिखों के द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा यहाँ पे आंदोलन प्रारंभ हुआ और प्रथम सिंह सभा यहाँ पे जो प्रारंभ हुई थी वो थी अमृतसर में। अगला देखिए, एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ मिलान करने को लेकर है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में आया, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में आया, साझेदारी अधिनियम 1932 में और कंपनीज अधिनियम 1956 में यहाँ पर अलग अलग समय में कांग्रेसियों के द्वारा ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया कानून। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कानून भारतीयों के द्वारा बनाया गया। इसके बाद कुंडी को शब्द है जिसका अर्थ यहाँ पर हुंडी है, दीवान यानी कि खजांची, अमीर जिसको हम राजस्व अधिकारी कहते हैं और आजाद दस्ता यानी कि गुरिल्ला बैंड। अन्य प्रश्नों को देखिए, प्रथा को मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा, ठीक है, कहा है किसके द्वारा? बेकन ने। इसी तरह प्रांत के नेताओं ने नोआखली दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखली दिवस के रूप में घोषित किया था, किसके द्वारा? यहां पर देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यास पर आधारित है, यह देखा जाए तो काशीनाथ सिंह के। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहां हुआ है? तो यहां पर देखिए हैदराबाद में। इसके बाद देखिए कुछ मिलान करने को लेकर के हैं। एक तरफ यहां पे घटनाएं हैं, दूसरी तरफ आपके कालक्रम है, ठीक है। होम रूल आंदोलन देखा है तो अप्रैल 1916 में हुआ, तो वहीं खिलाफत आंदोलन देखा जाए तो मार्च 1919 से जनवरी 2021 तक चला। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को देखें तो घटित हुई 13 अप्रैल 1919 को, और हत्याकांड मोपला जो विप्रो यहाँ पर हत्याकांड यहाँ पे जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है, और मोपला विद्रोह जो हुआ है वो 20 अगस्त 1921 को हुआ। इसके बाद अंतिम कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा प्रेरित किया गया था? तो चित्तरंजन दास और M.K. गांधी के द्वारा। उसके बाद देखिए कुछ घटनाएं घटित हुई, उनके कार्यक्रम को लेकर इतिहास में काफी प्रश्न यहाँ पर आपको बनते हैं। जैसे कि साइमन कमीशन देखिए 1927-28 में भारत आया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो 9 अगस्त 1942 को हुआ। कैबिनेट मिशन को जो देखा जाए तो आपको कब आया? तो यहाँ पे 24 मार्च 1946 को आया। और संविधान निर्माण जो हुआ वो आपको देखा निर्मात्री का सभा का यहाँ पे जो गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। इसी तरह भारत पाक के मध्य जो सिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था वो कब था? 1972। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने गांधी के अनुयायियों को जो कांग्रेस में बहुमत में थे कि विरोध और असहयोग के कारण यहाँ पर पद त्याग दिया था, वो थे, एक थे चित्तरंजन दास और दूसरा था सुभाष चंद्र बोस। इसी तरह ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ देखा जाए इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। कब? तो 1922 में। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार डर एंग्लो अफगान संबंधों पर यहां पर आधार पड़ा? वो था रूस। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे सर जॉर्ज कैंपबेल। और भारत के संदर्भ में शासन के प्रजासत्तात्मक दृष्टिकोण को प्राय संबंधित माना जाता है, ये किसका कथन है? थॉमस मुनरो का। अगले देखते हैं, बीजी तिलक के सच्चा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मूलर। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? यहाँ पे देखिए भारी औद्योगिकरण के। भारत का ध्वज गीत झंडा गान किसने यहाँ पर उसको रचा था? इसमें आप देखिए श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो थे आपके WC बैनर्जी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी मात्र, यहाँ पर आपको देखा जाए जब वो 70 साल के थे तब वे चित्रकारी के रूप में यहाँ पर उनके कामों को देखा गया। इसी तरह अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से यहाँ पर एक तरीके से विलंब किया था, तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से थे वो 3 राज्य, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इसी तरह पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला जो प्रथम भारतीय था वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक।
नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह कथन किसका है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, इसको प्रारंभ किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भगत सिंह का स्मारक यहां पर स्थित है फिरोजपुर पंजाब में, और कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां जो स्थित हैं कहां पर हैं? तो आगा खां पैलेस पूना। इसी तरह गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। अगला देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था किसके ने? तो सरोजनी नायडू के द्वारा। कांग्रेस आई के द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण पदत्याग किसने दिया था? तो चरण सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा। ब्रिटिश शासन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ये किसका है? के.एम. पणिक्कर। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? तो हैदराबाद राज्य को यहां पे सैनिक कार्यवाही के माध्यम से भारत में शामिल करना। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े वह अकाल जिसको प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ यहां पर कैलेमिटी कहा गया था, वो था उड़ीसा अकाल 1866-67। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था किसने? महात्मा गांधी के द्वारा। बंगाल दुर्भिक्ष वह वर्ष है जिसने लाखों लोग यहां पे दिवंगित हो गए थे, 1943। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन यहां पर किसका है? क्लीमेंट एटली। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांवों तथा कारखानों में पाई जाती हैं, यह कथन देखा जाए तो आपको भगत सिंह का है। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी, इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक ये एक समाज सुधारक थे। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष रक्त थे। ये एक पैराग्राफ यहाँ पर किसके संदर्भ में है? तो यहाँ पर आप देखिए बी.एम. मालबारी। इसके बाद कुछ यहाँ पर सुमेलन करने को संबंधित क्वेश्चन है, सूची 1 और 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, भारतीय जनसंघ 1951 में, भारतीय साम्यवादी दल 1925 में और AIDMK 1972 में यहाँ पर गठित हुए थे। कुछ घटनाएं जो कि इतिहास से संबंधित है, कब घटित हुई? जैसे कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का भारत पुनः आगमन 1765, इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 और वारेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना 1773। अब यहाँ पे कुछ संधियां हुई हैं, जैसे इलाहाबाद संधि 1765, एक्सला चैपल की संधि 1748, ला गुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 और डुप्ले की पदच्युति यहाँ पर 1754 में यहाँ पर अलग अलग समय पे हुए कुछ घटनाएं। यहाँ पे अंतिम कुछ प्रश्नों को ही यहाँ पर रिवीजन करते हैं और आपका सेशन इससे समाप्त हो रहा है। घटनाओं और उनके कालक्रम के अनुसार सही यहाँ पर दिखा है व्यवस्थित। पूर्ण राष्ट्रीय सत्ता की घोषणा कब हुई थी? 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। गांधी-इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। और पूना पैक्ट हुआ 1932 में। इसी तरह कुछ पार्टियों और उनके गठन को लेकर के क्वेश्चन आए, जैसे कांग्रेस सोशल पार्टी के यहाँ पर देखा जाए तो नरेंद्र देव के द्वारा किया गया, स्वराज पार्टी CR दास के द्वारा, तो फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वहीं जस्टिस पार्टी दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन रामास्वामी नायकर पेरियार के द्वारा गठित की गई। कुछ घटनाएं और उनके वर्ष को लेकर भी क्वेश्चन है, जो अधिनियम को लेकर, जैसे कि जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 और सांप्रदायिक यहाँ पे निर्णय 1932 में। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने यहाँ पर इतिहास के बारे में पढ़ा, उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ा, कब कौन सी यहाँ पर चीज़ें हुई और भारतीय आधुनिक इतिहास के पूरे घटनाक्रम को हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और विषयों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।